हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज़ आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़। 24 मई को 2026 को हमारा प्रीलिम्स का टारगेट है। उससे पहले हमें सारे प्रीलिम्स पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं। उससे पहले फिर आपके मन में ये सवाल होगा कि हम इतने डिटेल्ड में क्यों पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो मेरा भी आपसे एक सवाल है कि अब जैसे मान लेते ये क्या दिया हुआ है, डिजिटल रुपये दिया हुआ है, ठीक, ये डिजिटल रुपये। अब यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा कि डिजिटल रुपए के बारे में बताइए, तो हम क्या इस तरीके से डिस्कस करें कि हाँ डिजिटल रुपए में ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये राइट है, ये भी राइट है, ये रॉन्ग है, तो आंसर ए का तो या जो भी हो कि आंसर डी हो गया, सी हो गया। तो अगर इस तरीके से डिस्कस करना है तो इस तरीके से तो आप खुद भी कर सकते हो कि पेपर उठाओ और फिर देखो कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, फिर गलत है, सही है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। डिटेल्ड इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशन है वो कवर हो जाए। यूपीएससी ने क्या ऑप्शन में कीवर्ड डाला हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं डिटेल्ड में। उससे हमारा होता क्या है कि अगर ये इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो डिजिटल रुपए के माध्यम से हमारा एक वो टॉपिक क्लियर हो गया, वो कॉन्सेप्ट जो हमारा रिवीजन हो गया, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन का हम डिमांड समझते हैं कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कैसे करें। क्योंकि हम आपके पास नॉलेज कितना भी हो, आप कितना भी इंफॉर्मेशन गैदर करके रखते हो, बट एग्जामिनेशन हॉल में उसको यूटिलाइज कर पाना ये अलग मैटर है, और नॉलेज बहुत ज़्यादा होना वो अलग मैटर है, ठीक है। तो इसी वजह से हम डिस्कस करते हैं। तो हम आप ध्यान रखें, अगर थोड़ा थोड़ा भी पीवाईक्यू 10, 15, 20 अगर पीवाईक्यू करते चले तो आराम से मार्च तक हो जाएगी। आपका काम क्या है, आप ऑफिशियल पीवाईक्यू रखो सामने। जब हम अगर 53 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ो और देखो, सामने से मिलाओ कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट का है वो भी ध्यान रखो, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे अगर बातें हो रही है तो उसका रिवीजन भी करो आप। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग छोड़ देते हैं कि हाँ यार किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो मटेरियल आएगा, जो कोई अगर सब्जेक्ट होगा उससे रिवीजन कर लेंगे। अगर पॉलिटी की है तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की पीवाईक्यू उठाएंगे जो कि उससे रिवीजन कर लेंगे। जब आप खुद अगर ओरिजिनल ऑफिशियल पीवाईक्यू नहीं देखोगे तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन, किस तरीके का उसका सीट रहता है, और एग्जामिनेशन हॉल में मुझे पेपर कैसा मिलेगा, जो कभी ऐसा ना लगे कि एकदम नया सा हो वो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पीवाईक्यू को जो है एक सब्जेक्ट की तरह मान के चलो कि हाँ मुझे भी इस पे आधे घंटे, 1 घंटे डेली देना है पीवाईक्यू को। अगर हम मेंस की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस की पीवाईक्यू को तो सब्जेक्ट के साथ करेंगे ही। अगर हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो प्री की पीवाईक्यू को हम प्रतिदिन आधे से 1 घंटे देंगे डेली। देखना है मुझे, उसके एनालिसिस करना है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने का उसका मेथड क्या है, ये सभी देखेंगे। ये सभी देखने के बाद ही आपका जो एग्जामिनेशन हॉल में एलिमिनेशन प्रोसेस या गेसिंग, या फिर आप अपनी नॉलेज का यूटिलाइज, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी यूटिलाइज कर पाओगे आप। हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि बच्चे या एस्पिरेंट्स जो भी है वो पीवाईक्यू को ठीक से कवर ही नहीं करते। उनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, पर उन्होंने पीवाईक्यू को ठीक से कंपाइल नहीं किया हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पीवाईक्यू का डिमांड क्या है, यूपीएससी पीवाईक्यू पूछ कैसे रही है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कैसे रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आराम से आप प्रतिदिन आधे से 1 घंटे पीवाईक्यू लगातार करते रहो। इसे एक सब्जेक्ट के तौर पे कि हाँ आप आधे घंटे फिक्स कर दो, 1 घंटे फिक्स कर दो कि हाँ 1 घंटे मुझे कुछ नहीं करना, बस प्री की पीवाईक्यू ही करनी है, ठीक। 1 घंटे आप फिक्स कर दो ये। तो देखते हैं क्वेश्चन 53 नंबर, 52 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया है। ये 2024 की पेपर है, ठीक। तो 53 नंबर आज हम देखेंगे। डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें पूछ क्या रहा है कि डिजिटल रुपए क्या होता है, ठीक। स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 1 कह रहा है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक। अब आप बताओ, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि मौद्रिक नीति के अनुरूप। अगर आप डिजिटल मुद्रा पढ़ोगे, डिजिटल रुपए, तो आपको वहाँ पे ये नहीं मिलेगा कि हाँ ये मौद्रिक नीति के अनुरूप है। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है पीवाईक्यू के माध्यम से ही कि अगर मैं डिजिटल रुपए पढ़ रहा हूँ तो उसमें ये पूछ रहा है कि मौद्रिक नीति से कैसे रिलेट हो सकती है। अब राष्ट्रीय मुद्रा क्या होता है, सॉवरेन मुद्रा, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो इस कीवर्ड को पकड़ो कि हाँ सॉवरेन मुद्रा क्या होता है, ठीक। यह आरबीआई के तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट, अब कह रहा है कि आरबीआई के बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। तो हिंदी मीडियम में क्या होता है कि आप क्या करें कि ये सभी जो थोड़े कठिन वर्ड लगते हैं तो इसको इंग्लिश में देख ले। और इसमें हमारा कीवर्ड क्या है कि आरबीआई के बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट जाने क्या होता है। फिर देयता, देयता क्या होती है वो संबंध में देखेंगे। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। अब देखो, आप कह रहा है कि मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है डिजिटल रुपए, तो ये सब देखेंगे। यह वाणिज्यिक बैंक
मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो पहले हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम एलिमिनेशन प्रोसेस वगैरह लगा करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए डिजिटल रुपए, इसका साइन क्या होता है, तो ER, यानी ई से इलेक्ट्रॉनिक और R से रुपए, तो डिजिटल रुपए का ER साइन होता है। डिजिटल रुपए RBI द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है जो कागजी नोट की तरह ही वैध मुद्रा है। अब मान लेते हैं कि RBI ने अब 500 के नोट या 100 रुपये के नोट जो जारी करते हैं, क्या वो भी तो वैध रुपए है, तो उसी तरीके से अगर वो डिजिटल मुद्रा जारी किया है तो ये भी वैध है क्योंकि RBI ने किया है, ठीक। ये जो है ये रुपए का जो हार्ड करेंसी होता है उसका डिजिटल रूप है जिसे मोबाइल से भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह UPI या वॉलेट नहीं बल्कि सीधा RBI का पैसा होता है। यानी ये भी क्या होता है, मोबाइल से भुगतान किया जाएगा, पर ये UPI या वॉलेट नहीं होता है, ये एकदम ध्यान रखें, ये RBI का पैसा है और है क्या, वो जो हार्ड करेंसी होती है उसी का ये डिजिटल रूप है ये, ठीक। अब डिजिटल रुपए के संदर्भ में देखें तो होता है CBDC, इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक। सेंट्रल बैंक यानी RBI और डिजिटल करेंसी RBI का डिजिटल करेंसी। लीगल टेंडर की बात करें तो जिसे कानूनन भुगतान में स्वीकार करना अनिवार्य होता है, यानी अगर आप किसी को दोगे, किसी भी दुकानदार को, तो वो मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूँगा। जैसे मान लेते आपने 100 रुपये कुछ सामान खरीदा 100 रुपये की और उसे 100 रुपये नोट दिए, तो दुकानदार या कोई भी व्यापारी या ग्राहक ये मना नहीं कर सकता कि मैं 100 रुपये नहीं लूँगा, क्योंकि उस पर बाध्यता है। तो लीगल टेंडर मतलब होता है बाध्यता कि आपको लेना अनिवार्य है, उसी तरीके से इसे भी स्वीकार करना अनिवार्य है, ठीक। अब RBI बैक्ड, इसका क्या मतलब होता है कि RBI की देयता होती है, यानी सीधे रिजर्व बैंक की गारंटी वाला होता है। मान लेते हैं जैसे अगर 500 के रुपए के नोट है, ठीक, तो अगर वो फट गया तो अगर आप RBI में जाओगे तो वो आपको एक्सचेंज करके दे देगा, ठीक। तो वो RBI की देयता होती है। उसी तरीके से ये भी क्या है कि सीधे रिजर्व बैंक की गारंटी वाला होता है। मान लेते हैं अगर आपके पास वॉलेट में है E-रुपी और आप RBI के पास गए और बोले कि मुझे कैश में चाहिए, तो वो ये लेकर के आपको कैश में दे सकता है, तो RBI की ये देयता वाला है। टोकन बेस्ड होता है, कहने का मतलब नोट की तरह यूनिक डिजिटल टोकन होता है। इसका क्या मतलब है कि नोट पे देखें तो कुछ यूनिक नंबर रहते हैं, तो वो नंबर एक ही नोट पे रहता है, सब अलग अलग नोट पे अलग अलग रहता है। उसी तरीके से ये भी यूनिक होता है, डिजिटल टोकन होता है। और ये फियाट करेंसी भी होता है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो फियाट करेंसी क्या होता है, कोई ऐसी मुद्रा जिसे सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता हो, सेंट्रल बैंक द्वारा, ठीक। तो डिजिटल टोकन लीगल टेंडर भी है और फियाट करेंसी भी है। उसी तरीके से नोट भी लीगल टेंडर भी है और फियाट करेंसी भी है। लीगल टेंडर मतलब जिसको लेना स्वीकार करना अनिवार्य है, बाध्य है, और फियाट करेंसी सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और किसी भी वैध मुद्रा के होने के लिए ये दो उसके जो क्वालिटी है वो होने चाहिए। पहला उसका होना चाहिए कि कोई सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया हो, और दूसरा वह लीगल टेंडर होना चाहिए, ठीक। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं कोई स्मारक सिक्का वो जारी किया जाता है, तो वो भी तो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, पर वो लीगल टेंडर नहीं होता। क्यों? अब जैसे मान लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर के जन्म पे कोई स्मृति सिक्का बनाया गया, तो आप उसे मार्केट में जाओगे दे रहे तो वो नहीं लेगा, तो उस पर आप ये नहीं कार्रवाई नहीं कर सकते कि लेना अनिवार्य है, तो वो लीगल टेंडर नहीं है। वो फियाट करेंसी तो है कि हाँ वो सरकार द्वारा जारी किया गया, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर वो होता है जो सरकार ने जारी किया और RBI की देयताएँ हैं, तो आपको लेना अनिवार्य है। पर कोई स्मृति सिक्का, स्मृति चिन्ह वगैरह ये सब लेना अनिवार्य नहीं है, तो वो आपका लीगल टेंडर नहीं हो गया। अब समझ में आ गया होगा फियाट करेंसी और लीगल टेंडर में क्या अंतर है। इसे मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप कैसे, तो धन आपूर्ति नियंत्रण, यानी मान लेते हैं कि मार्केट में अगर पैसा कम हो ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से भी हम जैसे रुपए जारी करते हैं नोट, उसी तरीके से हम डिजिटल रुपये भी जारी कर सकते हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है मार्केट में। सॉवरेन मुद्रा क्या होता है, तो सरकार द्वारा जारी आधिकारिक मुद्रा, यानी सरकार द्वारा जो भी जारी है वो सॉवरेन या राष्ट्रीय मुद्रा कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सॉवरेन यानी किसी देश की संप्रभुता, देश के अंदर सरकार द्वारा जारी किया गया, ठीक। अब यदि अगर बात करें तो रुपए जो है फियाट मनी है, पर अगर उसको हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ वो लीगल टेंडर नहीं होगा, वहाँ आप बाध्य नहीं कह सकते कि भाई आपको रुपए लेना ही है। ये केवल इंडिया की बात हो रहा है, तो इसीलिए इसे सरकार द्वारा जारी आधिकारिक मुद्रा या सॉवरेन मुद्रा कहा गया। अमेरिका में जाकर के सॉवरेन मुद्रा नहीं हो जाएगा ये, ठीक। तो रुपए जो है भारत के संदर्भ में केवल कि हाँ ये अगर अमेरिका में जाएंगे तो फियाट करेंसी तो रहेगा, पर वो लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा। अब डिजिटल रुपए और UPI में तुलना करते हैं, क्योंकि यही कन्फ्यूजिंग वाली होती है, क्योंकि ये भी वॉलेट में रहती है और मोबाइल से पेमेंट किया जाता है, और डिजिटल रुपए भी। अंतर यही होता है कि ये RBI द्वारा जारी किया गया, ये बैंक प्लस NPCI।
स्वरूप इसका डिजिटल नकद होता है, ये बैंक खाते से लिंक होता है। ये बैंक खाते से लिंक नहीं होता, ये डायरेक्ट आपका वॉलेट में रहता है और आप पेमेंट कर दो, ठीक। ब्याज इस पर नहीं मिलता है, अगर ये आपके मोबाइल में है या बैंक में भी है तो इस पर ब्याज नहीं मिलता, इस पर भी ब्याज नहीं मिलता है। बैंक खाता इसके लिए ज़रूरी नहीं है, पर यूपीआई के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बैंक खाते में रहता ही नहीं, क्योंकि ये वॉलेट में रहता है। मध्यस्थ इसमें नीड नहीं है, इसमें नीड होता है, क्योंकि ये बैंक है और ये आप हो, और बीच में कोई एक पेमेंट वाला, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इसको चाहिए ना, तभी तो आप पेमेंट कर पाओगे। तो मध्यस्थ की डिजिटल रुपए में नीड नहीं है और यूपीआई में नीड है। अब डिजिटल रुपए के टाइप्स की बात करें तो ये होलसेल के लिए है, ईआर होलसेल यानी बैंकों के बीच लेन देन और बॉन्ड बाजार, इंटर बैंक भुगतान, ठीक है। ये आम जनता के लिए नहीं है, बैंकों के बीच है, वित्तीय संस्थानों के बीच। जबकि ई रूपी रिटेल जो है वो आम जनता के लिए है और रोज़मर्रा के लेन देन के लिए है, ठीक। तो रिटेल मतलब होता है खुदरा और होलसेल मतलब होता है थोक। तो थोक क्या हो गया कि भाई बैंकों के बीच, वित्तीय संस्थानों के बीच, और रिटेल खुदरा जो है आम जनता के लिए, रोज़मर्रा के लेन देन के लिए। अगर डिजिटल रुपए की आंतरिक सिस्टम की बात करें तो टोकन बेस्ड सिस्टम होता है। हमने समझ लिया कि प्रत्येक ई रुपये एक यूनिक डिजिटल टोकन है, यह नोट की तरह काम करता है। जब भुगतान होता है टोकन का मालिक बदलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी यह लेन देन, हर लेन देन सुरक्षित डिजिटल लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, धोखाधड़ी की संभावना कम। डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी ऐसे होती है बही खाता के रूप में कि एक डेटा ऐड किए फिर वैसे होती है ब्लॉकचेन टाइप। फिर नो इंटरमीडिएटेड, ऑब्वियसली बात है, यूपीआई की तरह बैंक के बीच से पैसा नहीं घूमता, सीधा हस्तांतरण होता है डायरेक्ट वॉलेट से, फिर दूसरे वॉलेट में चला गया वो। अब ये एक जानने वाली बात है कि ये ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकता है, यानी डिजिटल रुपया बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन या ब्लूटूथ से। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी होती है जो आप इसमें स्कैन करोगे तो वो बिना इंटरनेट के भी हो जाती है, या फिर ब्लूटूथ से एक डिवाइस से दूसरे में टोकन ट्रांसफ़र करके इंटरनेट आते ही लेन देन सिंक हो जाता है। वैसे अभी पेमेंट हो गया पर इंटरनेट आते ही वो सिंक हो जाता है। अगर मुद्रास्फीति की बात करें तो अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है, तो ये गलत है। कैसे? तो डिजिटल रुपया केवल लेन देन का माध्यम होता है, कोई भी रुपया केवल लेन देन का माध्यम हो सकता है। अपने आप में मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करेगा? क्या सीआरआर और रेपो से थोड़ी ना वो रिलेटेड है। मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है, रेपो दर हो गया, सीआरआर, मौद्रिक नीति, मांग आपूर्ति, तो इससे रिलेटेड थोड़ी ना है ये तो एक पैसा है जो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति की कमी और बेसी करता है। तो डायरेक्ट वो केवल मुद्रास्फीति के विरुद्ध नहीं है। हाँ, उसका यूज करके हम मुद्रास्फीति को कम या बेस कर सकते हैं, पर वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि यह अपने डिजाइन से ही, तो अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि मान लेते हैं हम डिजिटल रुपया जारी कर दिए तो क्या उससे महंगाई कम हो जाएगी, या नहीं जारी किए तो महंगाई ज़्यादा हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल रुपया का डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि वह स्वतः महंगाई से सुरक्षा दे दे, ठीक। अब आरबीआई के अनुसार डिजिटल रुपया नगद में बदला जा सकता है, बैंक जमा में बदला जा सकता है, उनसे वापस भी लिया जा सकता है। इसे कहते हैं सीमलेस कन्वर्टिबिलिटी। मतलब मान लेते हैं कि आप बैंक के पास गए और आपने ये डिजिटल रुपया वहाँ ट्रांसफ़र किया, तो आपने जितना किया उसके बदले में आपको कैश या हार्ड मनी मिल जाएगी। या फिर आप गए तो आप कुछ हार्ड पेमेंट किए, यानी कैश में पेमेंट किए, और आपको डिजिटल रुपये में वो मिल जाएगी वो, ठीक। अब यदि आरबीआई का बैलेंस शीट की बात करें तो वह अधिकारी के वित्तीय विवरण है जो यह दर्शाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कौन कौन सी परिसंपत्तियां और उस पर कौन कौन से दायित्व है। यानी उसके पास कितनी परिसंपत्ति है और उसके दायित्व कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, कितने उसके देयताएं हैं उसके। आसान भाषा में बात करें तो वही बताता है कि आरबीआई के पास कितना पैसा, सोना या विदेशी मुद्रा है, और उसने बाजार में कितना पैसा जारी कर रखा है, ठीक। तो आरबीआई की अगर बैलेंस शीट की संरचना की बात करें तो दायित्व कितने हैं और लायबिलिटी और एसेट। तो लायबिलिटी की बात करें तो परिचालन में मुद्रा यानी करेंसी इन सर्कुलेशन जो होता है मार्केट में, जो भी मुद्रा मौजूद है वो हो गया। जनता के हाथ में मौजूद नोट और सिक्के आरबीआई की सबसे बड़ी देनदारी है ये, क्योंकि आरबीआई को इसके बदले जो है मूल्य बनाए रखना होता। इसका मतलब है कि कितना पेमेंट मार्केट में रहेगा तो मुद्रापूर्ति बनी रहेगी, कम हो जाएगी, इस तरीके का मेंटेन करना। सरकार के जमा खाते, केंद्र सरकार का खाता, राज्य सरकार के खाते, सरकारी कोषागार राशि उसमें भी होगा जो मनी, वो भी आरबीआई के देता है। बैंकों के जमा यानी वाणिज्यिक बैंकों के आरबीआई में रखे गए जमा, सीआरआर, ये सब क्या है, बैंकों की देयताएं हैं। अब आरबीआई की परिसंपत्ति की बात करें तो वे स्रोत है जिनसे आरबीआई अपनी देनदारियों की संतुलित करता है। जैसे विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी डॉलर, यूरो, पाउंड, इसमें वो संरक्षित करके रखता है। विदेशी बॉन्ड में आईएमएफ से संबंधित परिसंपत्तियाँ, ठीक। ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा है। अब ये जब आप विदेशी मुद्रा भंडार पढ़ें तो इसमें इसे डिटेल से देखें। फिर गोल्ड की बात करें तो भौतिक सोना, आईएमएफ के पास रखा सोना, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, भारत सरकार के बॉन्ड हो गए, ट्रेजरी बिल, ओपन मार्केट ऑपरेशन में उपयोग होते हैं। ये सभी क्या हो गए, ये संपत्ति हो गए। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं वो बॉन्ड जारी करेगा तो उसको तो पैसा मिलेगा ही आरबीआई को, या फिर ट्रेजरी बिल अगर गवर्नमेंट जारी करती है तो उसे पैसा मिलता है, तो संपत्ति हो गया।
वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया, रिफाइनेंस दिया, रेपो लेंडिंग पे, लिक्विडिटी प्रोविज़न पे, तो ये सभी क्या हो गया, ये आरबीआई की परिसंपत्ति हो। आरबीआई का तुलन पत्र कैसे चेंज होता है, बदलता कैसे है? तो जब आरबीआई एक नोट छापता है तो दायित्व बढ़ते हैं, लायबिलिटी बढ़ते हैं, बदले में परिसंपत्तियाँ भी बढ़नी चाहिए, इसलिए आरबीआई बॉन्ड खरीदता या विदेशी मुद्रा लेता। तभी तो बराबर हो गया कि आपने कुछ पैसा मार्केट में दिया तो उस पैसे के बदले उतने बराबर में आपके पास संपत्ति भी तो होनी चाहिए, तो फिर आरबीआई बॉन्ड खरीदता या विदेशी मुद्रा लेता है। ठीक है, आरबीआई यदि सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो परिसंपत्तियाँ बढ़ती है, धन आपूर्ति बढ़ती है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब उसको बेचेगा तो उसके पास पैसे आ जाएंगे। आरबीआई रेपो ऑपरेशन करता है तो बैंकों को ऋण देता है, परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। अब यदि मौद्रिक नीति की बात करें तो मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, यानी इकोनॉमी में धन कितना सप्लाई होगा, पैसे कितने सप्लाई होंगे, और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करता है, और कितना ऋण दिया जाएगा, कितना ऋण नहीं दिया जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे और आर्थिक वृद्धि संतुलित रहे। इसका मेन कारण क्या है, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे और आर्थिक वृद्धि संतुलित रहे। तो इसका मतलब है कि आरबीआई तय करता है कि बाजार में कितना पैसा होना चाहिए, ब्याज दरें कितनी हो, महंगाई कैसे रोकी जाए। अब मान लेते हैं कि मार्केट में ज़्यादा पैसा है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है का क्या मतलब है कि आरबीआई बैंकों के पास लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो गए तो डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदने लगे चीज़ें, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक को कहेगा कि आप लोन का रेट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो अब लोग क्या है कि ब्याज कम लेने लगेंगे, लोन कम लेंगे। जैसे ही लोन कम लेंगे मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। इसी तरीके से करता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस देखें, ऑब्जेक्टिव देखें, तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि को संतुलित करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखना। ठीक, मौद्रिक नीति बनाता कौन है, तो आरबीआई, और फिर मौद्रिक नीति समिति। अब मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। मौद्रिक नीति के प्रकार की बात करें तो एक विस्तारवादी और एक संकुचनवादी, यानी एक एक्सपेंशनरी होती है और एक होता है कॉन्टेक्शनरी। ठीक, तो विस्तारवादी का मतलब है जब अर्थव्यवस्था धीमी हो जाए, जैसे मान लेते हैं कोविड के बाद का समय, तो ब्याज दरें घटाई, कोविड के समय का ब्याज दरें घटाई जाती है, ऋण सस्ता होता है, निवेश बढ़ता है। क्यों, अब ब्याज दरें घटाई जाएगी तो लोग ज़्यादा ऋण लेंगे, फिर ज़्यादा ऋण लेंगे तो निवेश करेंगे या फिर उसको ज़्यादा खर्च करेंगे, तो उससे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगेगी, तो ब्याज दरें घटाई जाती है, ऋण सस्ता किया जाता है। अगर संकुचनवादी है, जब महंगाई अधिक हो तो ब्याज दरें बढ़ाई जाती है, ऋण महंगा होता है, धन प्रवाह घटता है। तो आप ध्यान रखें, जब विस्तारवादी हो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था धीमी हो गई हो, यानी सस्ती हो गई हो अर्थव्यवस्था। और संकुचनवादी इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि अर्थव्यवस्था, महंगाई अधिक हो गई हो अर्थव्यवस्था में। ये कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण है मौद्रिक नीति के, जो आरबीआई द्वारा मुद्रापूर्ति की मात्रा या ऋण के नियंत्रण के लिए कुछ उपकरण जारी किए जाते हैं। ये है मात्रात्मक और ये गुणात्मक होता है। तो मेन मात्रात्मक होता है, आप उसमें बैंक दर हो गए, एलएएफ हो गए, ओएमओ हो गए, आरक्षित निधि आवश्यकता या अनुपातिक कोष प्रणाली, जिसके अंदर सीआरआर, एसएलआर, आईसीआरआर हो गए, और एलएएफ में हो गए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, फिर ऑपरेशन ट्विस्ट हो गए, एक्सटरलाइजेशन, जीसैप, फॉरेक्स स्वैप। तो ये सभी आप जब पढ़े इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें पढ़े आप। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि डिजिटल रुपए में पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि यह आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक राष्ट्रीय मुद्रा है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय मुद्रा है। यह आरबीआई के तुलन पत्र पर देयता के रूप में दिखाई देता है। तो अभी आप क्या करें कि अभी आप खुद से पढ़ें और देखें कि कौन सा सही है, कौन गलत है। तो दूसरा ऑप्शन है आरबीआई के तुलन पत्र बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। तो बिल्कुल दिखाई देता है कि हाँ, लायबिलिटी और परिसंपत्ति भी है। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। तो क्या मुद्रास्फीति के विरुद्ध डिजाइन से ही है? तो बिल्कुल नहीं है। मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति के रूप का प्रतिकार किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो बिल्कुल है, मुद्रा और नकदी के लिए कि अगर हम डिजिटल रुपए दे तो वो करेंसी ले सकते हैं और करेंसी देकर डिजिटल रुपए भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये सही है। तीसरा गलत है, तो तीसरा हमारा गलत हो गया। तो सही है 1, 2 और 4, डी ऑप्शन सही है।